नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, रिसेंट टॉपिक, दैट इज रेस्पायरेशन। तो हमने कुछ एक दो टॉपिक रेस्पायरेशन के बारे में लगा रखा है, ठीक है जी। तो ये रेस्पायरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे दे रखा है। कि कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि बेटा ब्रीथिंग जो रेट होती है फिशेस में ज़्यादा क्यों होती है। प्लांट्स जो है तो है अलग अलग हिस्सों से रेस्पायर कर सकते हैं, यानी कि रूट से, स्टेम से, लीफ से। लेकिन अगर अपनी बात होती है तो एनिमल्स की बात होती है। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं तो हमारे में एक सिंगल यूनिट होती है लंग्स, उससे रेस्पायर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। ईच एंड एवरी थिंग को मैं बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटा जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपनी नोटबुक यानी कॉपी पे हमेशा लिखते जाए, एक एक पॉइंट लिखें। क्योंकि बेटा कौन सा पॉइंट पूछ ले या ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो बेटा होगा क्या, बेसिकली अगर आप लिखेंगे तो देखिए एक जगह पे आपका नोट्स तैयार होता रहेगा, तो एक जगह पे कलेक्शन रहेगा आपके पास में, ठीक है जी। कलेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब कभी भी देखिए अल्टीमेटली अभी जो टॉपिक चल रहा है, तो टॉपिक जो चलता हुआ टॉपिक रहता है, रिसेंट टॉपिक रहता है, उसमें आपको बातें याद रहती हैं। लेकिन जैसे टॉपिक चेंज हो जाता है आपको बातें क्या कर जाती हैं बेटा, स्किप कर जाती हैं। तो कुछ पार्ट तो रहेगा जहां पे आप क्या करोगे बेटा, देखोगे। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहे, मैं चेक करूंगा। क्लियर है जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन। तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया था कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है। तो देखा था बेटा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको एरोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको एनएरोबिक बोला था, सिंपल सा डेफिनेशन था। लेकिन बेटा अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या है इन बिटवीन बोथ एरोबिक एज वेल एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक मिनट सोच के बताइए कि सिमिलैरिटी क्या है। बेटा दोनों तो डिफरेंट है। सबके दिमाग में आएगा कि अरे सर ने कैसे कहा कि ये सिमिलर है, हाउ डेयर ही, कैसे सर कह रहे हैं कि सिमिलर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिमिलर हो गए, बताइए। तो बेटा जी देखिए सिमिलर कैसे है कि चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के केस में किस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज का। ध्यान रखिएगा दोनों जगह पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो सिमिलर हो गया कि ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होगा। लेकिन और एक सिमिलरिटी है बेटा जी कि दोनों जगह में, जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जगहों में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सिमिलैरिटी है कि चाहे आपका एरोबिक हो चाहे आपका एनएरोबिक है, दोनों केसेस में क्या होगा बेटा जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाँ ऑब्वियसली एरोबिक में थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगी, जो कि 36 से 38 एटीपी के आसपास में होगी, और एनएरोबिक में पार्शियल रेस्पिरेशन होता है, कम होगी 2 एटीपी के आसपास, लेकिन होगी जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और बेटा जी दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाँ किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कॉमन पॉइंट है जो मैंने यहां लिखा है। द सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट इन बोथ द केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ एरोबिक में थोड़ी ज्यादा होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी मिलती है, और आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी एनर्जी मिलेगी। लेकिन कॉमन बात यह है कि दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और दोनों ही जगहों पे एटीपी का फॉर्मेशन यानी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम एरोबिक और एनएरोबिक के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा जी अभी हमने पूरी तरह से क्या देखा, तो क्या देखा, सिमिलरिटी देखी एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। यहां पे हम बात कर लेते हैं बेटा जी डिफरेंसेस क्या है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर है जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा
ऑब्वियसली एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और जहां ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला तो आप लोग फेमिलियर है। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला बेटा जी, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल। यानी बेटा यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और हमको लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। लेकिन एनएरोबिक की बात करेंगे तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट नहीं, क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको कि बेटा जी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है उसका पूरी तरह से ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे हाफ कह लो या फिर पार्शियल ब्रेकडाउन होगा एनएरोबिक कंडीशन में। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वुड अकर इन दिस respiration, occur in aerobic respiration। और यहां क्या होगा, पार्शियल, पार्शियल मतलब पूरी तरह से नहीं टूटेगा, आधा अधूरा टूटेगा। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रिएक्शन है जरा जब आप देखेंगे, हमने पढ़ा भी है कि रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एंड प्रोडक्ट जो होता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या क्या होता है, क्या क्या बनेगा। तो लास्ट में बन क्या रहा है एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है जी। आइए बेटा ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से इस साइड में आ जाइए। हमने देखा था कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन दो था, एक ईस्ट में पढ़ा और एक हमारी मसल में पढ़ा, जहां पे कम सप्लाई थी ऑक्सीजन की, दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं, तो क्या हुआ था, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया था मसल्स में, याद है जी। आइए देखते हैं जी द एंड, पहले देख लेते रिएक्शन। यह है ग्लूकोज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, किसमें, ईस्ट में। किसमें बेटा जी, ईस्ट में। तो बेटा जी क्या बना था, शराब, इथेनॉल, और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी बनी थी। तो आप एनर्जी भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। काफी कम होती है, जो कि 2 एटीपी के आसपास होगी। यहाँ भी 2 एटीपी के आसपास एनर्जी बनती है। क्लियर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे C6 यानी कि ग्लूकोज टूट रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें, ईस्ट के, किसमें बेटा जी, ईस्ट में। तो बन रहा है इथेनॉल, और क्या बन रहा है बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एंड प्रोडक्ट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, किसके केस में, ईस्ट वाले केस में। लेकिन मसल की बात होगी तो वहां ग्लूकोज टूटता है लैक्टिक एसिड में। किसमें टूटेगा बेटा जी, ग्लूकोज टूटेगा लैक्टिक एसिड में। तो एंड प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके केस में लिख दिया, ईस्ट के केस में। और लैक्टिक एसिड किसमें बेटा जी, मसल सेल्स में। क्लियर है जी। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जब पूरी तरह से टूट जाएगा, मैंने बताया भी था कि कार्बन कार्बन जितना बॉन्ड टूटेगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरह से C6H12O6 टूट जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, 36 से लेके 38 एटीपी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। यहां पे लिख लीजिएगा फोर्थ नंबर और फोर्थ पॉइंट, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली कितनी एटीपी एनर्जी मैंने बोली है, 2 एटीपी एनर्जी आपको मिलेगी। सो एनएरोबिक
respiration produces less amount of energy कितना बेटा जी 2 एटीपी, जो कि एरोबिक से काफी कम होती है। नोट डाउन कर लेंगे, आपसे डिफरेंसेस पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट लाइंस कुछ एनसीईआरटी में दे रखी है कि बेटा कोई भी अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर में ऑक्सीजन का एक्चुअल अमाउंट में प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे आपको अगर याद है हमारी मसल सेल, कौन सी सेल? मसल सेल। इनिशियली जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हील पे या कहीं पे भी, जो आपके जिम वाले में भी होता है, तो इनिशियली आपके पैरों में कोई लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होती है। यानी इनिशियली जो रिक्वायरमेंट है आपकी मसल सेल्स को, वो आपका जो एनवायरमेंट से आप ले रहे हो ऑक्सीजन, वो डायरेक्टली पहुंच रहा है। लेकिन जब धीरे 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 जो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बेटा जी वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, तो सेल्स गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा होके एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराने लगती हैं। देखा है ना जी? तो बेटा अगर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में ऑक्सीजन है, यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कोई भी एक है सेल, मान लो ये सेल है, इस सेल की रिक्वायरमेंट है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, कितनी है जी बेटा? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और आप उसे सप्लाई दे रहे हो मात्र 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो बेटा 6 मॉलिक्यूल्स की इसके में क्या हो गई? कमी हो गई। तो वो अच्छे से रिस्पायर कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। जब अच्छे से रिस्पायर नहीं कर पाएगी बेटा, तो एनर्जी गेन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। और जब एनर्जी गेन नहीं कर पाएगी बेटा, तो अपने मेटाबॉलिक फंक्शन वो सेल कर पाएगी क्या? तो नहीं कर पाएगी। यानी उस सेल की डेथ भी हो सकती है, या कोई और मोड हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगे, हो सकता है। क्लियर है जी? तो बेटा कोई भी अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसको अपना प्रॉपर इंतजाम करना होगा किस चीज का बेटा? ऑक्सीजन का, ताकि ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उतना पहुंच सके ईच एंड एवरी सेल पे, ताकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आसानी से होती रहे, कोई भी उसमें हिंड्रेंस ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। पहला पॉइंट यही दे रखा है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन। किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उतना इंटेक्ट होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर सफिशिएंट अमाउंट से कम हो जाएगा, तो इनटेक अगर कम हो जाएगा, तो बेटा एनएरोबिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्लांट्स। बेटा हम अपनी बातें कर रहे थे, बेटा प्लांट्स के अंदर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ब्रांच की ग्रोथ करानी है, हाइट की ग्रोथ करानी है, रूट की ग्रोथ करानी है, तो बेटा उनके उनके अंदर में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। उन डेवलपमेंट को कराने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी उनको कहां से मिलेगी? रेस्पायरेशन से ही मिलेगी। तो प्लांट्स में भी जो एनर्जी चाहिए उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्रिएट करने के लिए रेस्पिरेशन, और या आपके उसके अंदर में भी ब्रीदिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी आपको मिलेगी कहां से? रेस्पिरेशन से। लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी। द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एनर्जी गेन करने के लिए एक ही प्रोसेस है भाइयों और बहनों, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस बेटा? रेस्पिरेशन। अब कई लोगों को लगता है कि बेटा प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस। ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए
यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसेसेस लिखे हैं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है सबके माइंड में कि प्लांट जो है केवल और केवल क्या करता है, देता है ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में, कभी नहीं लेता है क्या ऑक्सीजन वो। बेटा कोई भी एक गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसको रेस्पायरेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। क्या बेटा जी, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? इस बात को किस तरह से मैं समझा सकता हूं, जरा देखिएगा। देखिए हमने ये रिएक्शन पढ़ रखा है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है किस टाइम में, डे टाइम में। रात में चूंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है प्लांट में, केवल प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगी डे टाइम में। तो डे टाइम में क्या होता है जरा देखिएगा। यहां पे जैसे ये कोई प्लांट है, ये इसका लीफ पार्ट है, क्लियर है। डे टाइम में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर में कुछ होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, तो ये स्टोमाटा से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड आपके लीफ की सेल में पहुंचता है। यहां रूट से H2O बाय द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल, ये वाटर मूव करके लीफ के पास में पहुंचता है, क्योंकि लीफ को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना जी, जहां पे चीजें कंबाइन होके खाना बनाएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, H2O आया, दोनों ने मिलके यहां लीफ में ग्लूकोज बनाया। क्या बनाया बेटा जी, ग्लूकोज बनाया। और ग्लूकोज बनाता है, साथ साथ में ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। देखिए एटमॉस्फेयर से इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से क्या लिया, H2O, दोनों मिल गए, क्या बन गया, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज तो बन गया। लेकिन बेटा जी दिन के टाइम में ये क्या बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन। क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन। और क्या बाहर निकाल रहा है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, 6H2O निकाल रहा है बाहर। क्लियर है जी। तो देखिए एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, धरती से लिया वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट के मदद से डे टाइम में बना क्या बेटा, ग्लूकोज। और कितना मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का बाहर निकला, तो डे टाइम में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये चला गया एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? अब बेटा ऑक्सीजन निकला, बेटा इतने में चिल्लाने लगता है प्लांट की सेल, अरे यार सारी एनर्जी तो चली गई फोटोसिंथेसिस करने में, अब मैं कैसे बनूंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, पूरी एनर्जी तो ले ली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ने, अब मुझे कोई और प्रोसेस करना होगा, तो मैं कहां से भैया एनर्जी लाऊंगा प्रोसेस करने के लिए। तो कहता है बेटा रुक जा बेटा, तेरे लिए भी उपाय है। देख ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गया है दिस ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड इन एटमॉस्फेयर, ये आएगा और धीरे धीरे ग्लूकोज के पास पहुंचेगा और ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। यानी देखिए C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, उससे पहले ये बात बड़ी जाननी जरूरी है, रेस्पायरेशन प्लांट्स में चाहे दिन हो चाहे रात हो हमेशा होता रहता है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगी, लेकिन रेस्पायरेशन डे और नाइट दोनों समय में होगा। तो बेटा जो ऑक्सीजन निकला है एटमॉस्फेयर में, ये आएगा क्योंकि एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, अब एक प्रोसेस करा लिया, जो एनर्जी थी प्लांट के पास में वो एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, अब रो रहा है प्लांट, अब मुझे एनर्जी कहां से मिलेगी। तो कहता है रुको भाई, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा देखो तो, तुम बहुत बलवान हो, अभी क्या यार रोने लगे, थोड़ी देर में रोने लगते हो। देखो ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला है, इसको याद आती है अपनी शक्ति, कहता है कि अरे यार यहाँ पे तो
लीफ में क्या भरा है, ग्लूकोज, और मैं जैसे ही उसके साथ कंबाइन होऊंगा ग्लूकोज टूटेगा और मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। तो देखिए ये जो ग्लूकोज आपका बना हुआ है लीफ में बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला था ये आता है और इसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी वही लीफ से ही निकलेगा। देखिए तो लीफ में क्या था, ग्लूकोज, एटमॉस्फेयर से क्या आया, स्टोमाटा से घुसा आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहीं पे भी इनटेक हो, किधर भी एंट्री मारे, ऑक्सीजन अगर आ रहा है सेल के अंदर में, यानी वो क्या कराएगा, रेस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज के साथ कंबाइन हुआ, इसने ग्लूकोज को तोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो यहां बाहर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेटा जी प्लांट्स के अंदर में दोनों चीजें, रेस्पायरेशन और आपका ये फोटोसिंथेसिस, दोनों साथ साथ में चलती रहती हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होती है, तो डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है। लेकिन डे और नाइट जब रेस्पायरेशन होगा, प्लांट को खुद को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा और जो ग्लूकोज बना है उसको तोड़ा जाएगा, तो वो टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आपको ऑब्टेन्ड होगी। तो हमेशा याद रखिएगा रेस्पायरेशन दोनों टाइम, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, हमेशा रेस्पायरेशन होता रहता है। क्योंकि बेटा जी प्लांट्स को भी क्या चाहिए, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। क्लियर है जी, ध्यान रहेगा जी। फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होगा, ये दोनों टाइम होगा। तो इनके अंदर में ये जो एनर्जी जो आपका ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में चला जाए। कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक किया जाता है, बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन। और जब रेस्पायरेशन होगा तो किसको अंदर लिया जाएगा, ऑक्सीजन, बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है जी। कहीं पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इनटेक जो होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है लीफ में, वो किसकी मदद से होता है, तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा वो होता है आपके स्टोमाटा से, जो कि मौजूद होते हैं कुछ गैप्स या बेसिकली होल्स जो प्रेजेंट होता है लीफ में। तो बेटा अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लीफ के अंदर में ये होल है जिसको हमने बोला स्टोमाटा। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो कब होगी, डे टाइम में होगी। बाहर से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से, और इधर प्लांट के नीचे से आएगा रूट से H2O, ठीक है। यहां पे बन जाएगा बेटा जी ग्लूकोज और बाहर निकलेगा। तो ये यहाँ पे इनटेक हो रहा है, अंदर जा रहा है, देखिए एरो अंदर जा रहा है, तो इसका इनटेक हो रहा है, या इनसाइड में जा रहा है, ये भी लिख लीजिएगा, इनसाइड द सेल जा रहा है। और ये जो है जहां पे ये बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आउट, बाहर आ रहा है, सिंपल। ये बाहर जाएगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा। देखिए जनरली क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। क्या होगा बेटा जी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसी को बोलते हैं बेटा जी डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी मुझे नहीं मालूम है कि क्या है कैसे है, चलिए फिर से थोड़ा देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लीफ के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी कम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कराना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए। आपके एटमॉस्फेयर में
कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लीफ के अंदर में लो कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट जो होगा फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, अगर कोई भी चीज फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं बेटा जी डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी, बातें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ पे जो भी चीज हो रही है वो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा जरा, ये आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इधर से आया H2O, एटमॉस्फेयर से आया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये डिफ्यूज होके इन में आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया डिफ्यूज इन, ठीक है। यहाँ पे बन गया बेटा जी ग्लूकोज, बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन और H2O, तो ये क्या हो रहा है बेटा? डिफ्यूज आउट। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, जो कि डे टाइम में होता है। अब ये जो चीज बाहर निकली है, ऑक्सीजन जो बाहर निकला है, यानी कहाँ आ गया है? एटमॉस्फेयर में आ गया है। अब ये प्लांट को जरूरत पड़ी है कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या करता है? ये सिंपली, फिर यहां मैंने लिख बनाया, अब यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन जो इधर निकला था, ऑक्सीजन जो बाहर निकल गया था, वो स्टोमाटा की मदद से, चूंकि ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमाटा, यहां भी मैंने लिख दिया स्टोमाटा। तो ये ऑक्सीजन जो होगा अंदर घुसेगा, अंदर जाएगा, यहाँ पे पहले से क्या पड़ा हुआ है? ग्लूकोज, लीफ में ग्लूकोज बन गया है फोटोसिंथेसिस में। अब ये ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में था, कहाँ था? तो ये डिफ्यूज होके अंदर जाएगा, अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूज इन। क्लियर है जी? फिर जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगा तो रेस्पायरेशन होगा, बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? डिफ्यूज आउट हो रहा है। क्लियर है जी? तो जरूरी नहीं है कि प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन का क्या करे बेटा? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में निकाले बेटा। जब उसके अंदर में रेस्पायरेशन होता है, और रेस्पायरेशन दिन और रात दोनों समय में होता है, रेस्पायरेशन डे और नाइट दोनों समय में होता है, तो जब रेस्पायरेशन होगा तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेगा और ग्लूकोज को तोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को बाहर निकालेगा। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये क्वाइट सा डिफरेंस था ये आपके फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में। तो यहाँ लिखा है पॉइंट, प्लांट्स ऑल्सो यूज ऑक्सीजन। क्या यूज करता है बेटा? ऑक्सीजन। देखिए प्लांट्स यूज कर रहा है ऑक्सीजन, किसको ब्रेक करने के लिए? ग्लूकोज को, ऑफ एयर फॉर रेस्पायरेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला है? रेस्पायरेशन। और बाहर क्या निकाल रहा है? रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिसकंसेप्शन को हटा दीजिएगा कि प्लांट्स केवल ऑक्सीजन निकालता है, नहीं, प्लांट्स ऑक्सीजन लेता भी है, जो ऑक्सीजन निकालता है उसी को लेता भी है। क्यों बेटा जी? क्योंकि रेस्पायरेशन करता है उसी की मदद से और एनर्जी गेन करता है, जिसकी मदद से अपने सारे प्रोसेसेस को वो अकर करता है। क्लियर है? जरा इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो केवल डे टाइम में होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है यानी डिफ्यूज आउट होगा। लेकिन जब रेस्पायरेशन डे और नाइट दोनों समय में होती है तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर जाएगा तो डिफ्यूज इन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो डिफ्यूज आउट होगा ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों जी, देखते हैं कि रेस्पायरेशन इन केस ऑफ प्लांट किस तरह से डिफरेंट होता है इन केस ऑफ एनिमल्स। यानी कि प्लांट और एनिमल रेस्पायरेशन दोनों की बातें करेंगे, दोनों जगह पे रेस्पायरेशन अलग तरह से होता है, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा जी, सबसे पहले एक सिंगल प्लांट है
उस सिंगल प्लांट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीफ। एक सिंगल प्लांट में रूट भी अपना रेस्पिरेशन कर सकता है, स्टेम भी अपना कोई ऑर्गन से रेस्पायर कर सकता है, और आपका लीफ भी रेस्पायर कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। यानी एक ही प्लांट में 3 अलग अलग जगह से आपका रेस्पायरेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा केवल होता है प्लांट्स में। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, परफॉर्म रेस्पायरेशन इंडिविजुअली, अपना रेस्पायरेशन खुद कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक एनिमल हूं, मैं एक होमो सेपियन हूं, तो बेटा जी मेरे अंदर में एक सिंगल यूनिट है जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, जैसे कि लंग्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? लंग्स, फेफड़े। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा अर्थवर्म की, तो वहां एक सिंगल यूनिट होगी। क्या बेटा जी? आपका बेसिकली स्किन। कई बार आप अमीबा प्लेनेरिया की बात करेंगे, वहां पे भी सिंगल यूनिट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन से वो क्या करेंगे बेटा? आपका रेस्पिरेशन करेंगे। यानी जनरली एनिमल्स में सिंगल यूनिट जो होती है, जो मदद करती है रेस्पिरेशन में, कभी कभार डबल भी हो सकती है। मोस्टली वो हम देखेंगे फ्रॉग के केस में। फ्रॉग जो होते हैं स्किन से भी कर सकते हैं और लंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस है। क्लियर है जी? मोस्टली अगर बात करेंगे तो एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट, या तो लंग से कर सकता है, या तो स्किन से, या तो सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है जी? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, देखिए जब आपको प्लांट्स पढ़ाया जाएगा, या मैंने बताया भी था कि बेटा प्लांट्स में 2 प्रकार की वेसल्स होती हैं। एक होती है जाइलम वेसल, एक होती है फ्लोएम वेसल। जाइलम बेसिकली वाटर का मूवमेंट कराती है फ्रॉम रूट टू द ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वाटर का मूवमेंट जाइलम कराती है। जो खाना बनता है लिप्स में, उसको चारों तरफ मूव कराने का काम कौन करता है बेटा? फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड को ले जा रही है, जाइलम वाटर को ले जा रहा है। बेटा कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड कोई वेसल है क्या जो आपके इन रेस्पिरेटरी गैसेस को ले जाए? ले जाएगा? कोई ऐसा बताइए। नहीं है ना जी। तो बेटा इनके अंदर में रेस्पिरेशन का रेट भी काफी स्लो होता है, और चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये चीजें नहीं जा सकती। लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने के लिए कोई ना कोई वेसल होनी चाहिए, इसके अंदर में नहीं होती है प्लांट्स में। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट। क्या होगा बेटा? लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है। ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस हम बोलते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट। क्लियर है जी? देखिए जैसे ये रूट है, रूट अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, स्टेम अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, लीफ अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। सब अपना अपना रेस्पिरेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा इसके अंदर में कोई भी ऐसा वेसल नहीं है जो इन गैसेस को लीफ से रूट तक पहुंचा पाए या रूट से लीफ तक पहुंचाया जाए। इसीलिए लीफ के अंदर में भी मॉडिफिकेशन होता है जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन कर सकता है, स्टेम के अंदर में भी मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर सकता है, आपका रूट के अंदर में भी मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर पाता है। क्लियर है जी? तो इस पॉइंट को इससे कोरिलेट करके भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, चूंकि ये भी आपका बाहर से ऑक्सीजन ले सकता है और बाहर निकाल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ले सकता है बाहर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकता है। तो सबका अपना अपना खुद का मैकेनिज्म है। तो बेटा यहाँ थोड़ी ना मुझे जो यहाँ ऑक्सीजन निकला है उसको थोड़ी ना यहाँ रूट तक पहुंचाना है, क्योंकि सारे अपने अपने स्पेसिफाइड ऑर्गन है उनके पास। ठीक है जी? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे प्लांट्स की तो बेटा मूवमेंट जो होगा रेस्पिरेटरी गैसेस का काफी कम होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन बेटा जी अगर मैं अपनी बात कर लेता हूं, बताइए नोस्ट्रिल यानी नाकों से आपकी एयर जाएगा और लंग्स में बैठेगा, लंग्स में फिल्टर आउट होता है और फ्रॉम द लंग्स ये लंग्स की जिम्मेदारी है ताकि बेटा ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को क्या पहुंचाए? ऑक्सीजन।
क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो बेटा लंग्स जो है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ये पूरी तरह से बॉडी में चाहे ऊपर भेजे चाहे नीचे भेजे, सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, लंग्स की होती है। तो बेटा बेसिकली ये जो एयर होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम ये बह के ईच एंड एवरी सेल के पास में पहुंचता है आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से। ठीक है, आर्टरीज के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको मेजरली वेन्स कैरी करके ले आएंगी। ठीक है जी, आपके बेसिकली हार्ट में डालेंगी, फिर हार्ट और लंग्स के बीच में भी एक्सचेंज होता है। क्लियर है जी, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए लंग्स से आपके टो तक एकदम नीचे तक ऑक्सीजन जा रहा है, लंग्स इसको भेज रहा है। मान लीजिए लंग्स ने दिया हार्ट को, हार्ट ने उसको भेजा। क्लियर है जी, फिर हार्ट ने कलेक्ट किया सारा कार्बन डाइऑक्साइड, हार्ट में आया, फिर वो आपके लंग्स और लंग्स से बाहर निकल गया। ठीक है ना जी, यही तो होता है। देखिए नाक से ऑक्सीजन लिया, हार्ट में गया, सॉरी पहले लंग्स में गया, लंग्स से हार्ट में गया। ठीक है जी, पल्मोनरी वेन लेके जाती है, फिर उसके बाद हार्ट जो होता है पूरी आर्टरीज के माध्यम से ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वेन से लेके आएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ, लंग्स पे, लंग्स से फिर बाहर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना सारा चीज यहां से लेके सब नीचे तक फ्रॉम हेड टू टो मूवमेंट करा रहा है। तो बेटा ट्रांसपोर्ट बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी गैसेस जो कि ऑक्सीजन और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। किसमें होता है बेटा जी, ये होता है आपके एनिमल्स में। लास्ट जो रेस्पिरेशन का रेट होता है, देखिए जनरली क्या होता है, हम लोग एनिमल्स हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसलोकेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी कि नहीं होगी। प्लांट्स तो स्टेशनरी है, उतनी ज्यादा एनर्जी की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली अगर देखें। क्लियर है जी, तो प्लांट्स में उतना ज्यादा चहलकदमी थोड़ी ना है, इधर उधर जाना थोड़ी ना है, लेकिन एनिमल जो होते हैं ट्रांसलोकेट करते रहते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, ज्यादा एज कंपेरिजन टू प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन स्लो रेट में होगा। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट वेरी स्लो रेट। केवल किसमें बेटा, प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि वो ट्रांसलोकेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स एक्वायर्ड एट मच फास्टर रेट। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बताई हुई हैं यहाँ पे। चलिए बेटा जी देखते हैं, प्लांट जो है अलग अलग जगहों से, जैसा कि हमने पढ़ रखा है, प्लांट जो है रेस्पिरेशन रूट से भी कर सकता है, स्टेम से भी कर सकता है और लीफ से भी कर सकता है। क्लियर है जी। तो प्लांट बेसिकली रेस्पिरेशन जो करता है वो किस प्रोसेस के द्वारा करता है, तो बेटा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कोई भी एक कंटेनर है, मान लीजिए ए कंटेनर बी कंटेनर, एक कंटेनर में वाटर यहां तक भरा हुआ है यानी वाटर का लेवल हाई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। इन बी कंटेनर में मात्र यहां तक वाटर भरा है। बेटा जब आप होल कर देंगे, यहाँ पे होल अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो बताइए वाटर कहां से कहां तरफ मूव करेगा, तो वाटर मूव करेगा यहाँ पे H2O का क्या बेटा, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे H2O का क्या बेटा, लो कंसंट्रेशन है। तो जो मूवमेंट होगा ए वाले से बी की तरफ होगा, फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो कहीं पे भी कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट अगर मूव कर रहा है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अगर मूव करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, जब कहीं से भी कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट या सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके आएगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेता है बाय द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, हर जगह बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे
जनरली जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रांचेस होती हैं, तो प्लांट का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उनका वॉल्यूम काफी कम होता है, लेकिन उसके चारों तरफ सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। प्लांट्स है ब्रांचिंग से एज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया देन वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, प्लांट्स का शेप जो होता है कुछ इस तरह का होता है और कुछ ब्रांचेस होती है, इधर इधर ब्रांचेस होंगी। तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर में सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और अभी मैंने बताया कि जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा उसमें डिफ्यूजन ज्यादा। तो यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशिएंट होता है टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट की जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी। सो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि सरफेस एरिया काफी लार्ज है तो सरफेस एरिया लार्ज तो डिफ्यूजन भी बहुत लार्ज होगा। क्लियर है जी। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल इन अ प्रॉपर अमाउंट। क्लियर है जी। इसी पॉइंट को यहां लिखा है, देयरफॉर डिफ्यूजन alone can supply all cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration। यानी जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो सिंपल डिफ्यूजन से उनको मिल जाएगा। क्लियर है जी। डिफ्यूजन अकर करता है अलग अलग जगह पे, रूट पे, स्टेम पे, लीफ के अंदर में आपका डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने दिखाया है रेस्पिरेशन इन केस ऑफ रूट। कहां पे बेटा जी, रूट। तो रेस्पिरेशन जो होता है रूट में वो होता है बेटा जी रूट हेयर की मदद से। किसकी मदद से, रूट हेयर। पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रेस्पिरेशन इन केस ऑफ रूट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर। यानी डिफ्यूजन कहां होगा बेटा जी, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, या यहां पे डिफ्यूजन टेक्स प्लेस लिख लीजिएगा, इन रूट हेयर। डिफ्यूजन कहां होगा, रूट हेयर। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, बाकी ऊपर वाला छोड़ दीजिए। ये जो पार्ट आपके ग्राउंड के नीचे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रूट, यहाँ पे रूट के अंदर में कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा जी रूट हेयर। और रूट हेयर के बगल में मैंने दिखा रखा है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन वहां पे बहुत ही कम है। क्लियर है जी। लेकिन जो रूट हेयर होगा वो एम्बेडेड होगा सॉइल के अंदर में, और सॉइल के अंदर में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पे वो काफी ज्यादा अमाउंट में है। सॉइल के अंदर में ऑक्सीजन बाइंडेड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बाइंडेड है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। यहाँ पे जो रूट हेयर है इसके जस्ट बगल में ही रूट हेयर है, रूट हेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो बेटा जी मूवमेंट कहां से हुआ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यानी कि सॉइल से रूट हेयर में पहले जाएगा ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज, कौन सा प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन से लो जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है जी। फिर रूट हेयर से रूट के पास और रूट की सारी सेल्स के पास में चला जाएगा। क्लियर है। आपको याद रखना है रेस्पिरेशन अगर रूट में पूछेगा तो किसकी मदद से होगा, तो रूट हेयर की मदद से होगा जिसके अंदर में डिफ्यूजन होता है। मैंने बता दिया रूट हेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था, सॉइल के अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन मूव कर गया, सिंपल डिफ्यूजन। अब जब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, रूट हेयर में यूटिलाइज कर लेंगी ये जो सेल्स होंगी रूट की, काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगी तो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगी। ऑक्सीजन की जगह पे वेस्ट कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा। यहाँ पे सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी कम। क्लियर है जी। तो अब फिर से मूवमेंट कहां से हो जाएगा, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू।
ऑक्सीजन का भी मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो आपसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा कि रेस्पिरेशन हो रहा है रूट में, तो किसकी मदद से होगा, तो रूट हेयर की मदद से होगा। एक पॉइंट आपको याद कर लेना है। फिर अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन केस ऑफ स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन केस ऑफ लीफ। इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले आप। चलिए जी, जो सेकंड प्रकार का है दैट इज रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन स्टेम्स। स्टेम के अंदर में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, तो देखिए बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है बेटा वुडी स्टेम और एक हर्ब की स्टेम, यानी कि जो छोटा वाला प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है जिसको हर्ब्स एंड सब्स बोलते हैं। तो हर्ब्स वाला जो प्लांट होगा उसमें देखेंगे, और एक वुडी प्लांट जिसके अंदर में वुड का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा वहां देखेंगे। दोनों स्टेम से ही रेस्पायर करते हैं, लेकिन दोनों जगह स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। देखिए जी, रेस्पिरेशन इन स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट, यानी कि कोई एक हर्ब प्लांट है, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। किसकी मदद से लेगा बेटा जी, स्टोमाटा की मदद से। यानी अगर हब्स दिया रखा हो, बोला कि हब्स में किस जगह से रेस्पिरेशन होगा, किस स्पेशल स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन होगा, तो याद रखना टाइनी पोर्स जो होते हैं उसके स्टेम में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो देखिए एक छोटा सा प्लांट है, दैट इज कोई भी एक, मान लीजिए ये कोई एक हर्ब है। क्लियर है जी। यहां पे जब आप देखेंगे तो इनके अंदर में जो ये स्टेम होती है, स्टेम के अंदर में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी क्या है, ज्यादा। तो मूवमेंट कहां से होगा, एटमॉस्फेयर से, कहां से, स्टोमाटा की तरफ में। तो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको क्या बोला, हाई टू लो कंसंट्रेशन, क्या बेटा, डिफ्यूजन। और जब धीरे धीरे यहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा तो स्टोमाटा के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, लो है जी। दिख रहा है एटमॉस्फेयर में क्या है, या कहीं यहां पे लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या है, लो है। तो यहां से भी ये सिंपल क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ निकल जाएंगी गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। तो आपको यहां ये याद रखना है, हर्बेसियस प्लांट की पूछे तो किस स्पेशल स्ट्रक्चर से होगा, तो स्टोमाटा से होगा। रेस्पिरेशन इन स्टेम ऑफ वुडी प्लांट, अगर स्टेम पूछा हब का तो स्टोमाटा से होगा। लेकिन अगर पूछ रहा है कि स्टेम है किसी भी वुडी प्लांट का, तो कोई भी प्लांट है दैट इज द वुडी प्लांट जिसका गर्थ काफी मोटा होगा, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी होगी, तो यहाँ पे बेटा आपका जो बार्क होता है, बार्क के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, लेंटिसेल्स। यहाँ पे जो कुछ भी डिफ्यूजन होगा या ऑक्सीजन अंदर जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से जाएगा। देखिए लेंटिसेल, जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का या एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, ज्यादा। मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है जी। अब धीरे धीरे लेंटिसेल्स में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो धीरे से कार्बन डाइऑक्साइड का भी मूवमेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपली क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर है जी, अरे क्लियर है। चूंकि मैं दोनों चीजों को दिखा रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी आ रहा है कभी बाहर निकल रहा है, ध्यान से, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों चीजों को दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजों का कहीं पे इनहेल होगा, कहीं पे एक्सेल। सिंपल सी लैंग्वेज में, कभी ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। क्लियर है जी, फोटोसिंथेसिस के केस में। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। सिंपल सा आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, केवल पूछ लेगा कि किस जगह से। तो अगर पूछे कि हर्बेसियस प्लांट है उसकी स्टेम है,
तो किस स्पेशल स्ट्रक्चर से वो आपका ऑक्सीजन लेगी रेस्पिरेशन के लिए? स्टोमाटा से। रेस्पिरेशन इन स्टेम ऑफ वुडी प्लांट, अगर वुडी प्लांट है तो उसका स्टेम के अंदर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी डिफ्यूज होके? तो याद रखिएगा लेंटिसेल्स। कौन सा बेटा जी? लेंटिसेल्स टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिए। अब रह गया है रेस्पिरेशन इन केस ऑफ लीफ। सिंपल हम जानते हैं, वहां पे भी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें कर भी रखी है हमने। चलिए जी, तो ये देखिएगा, अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन केस ऑफ लीव्स। जैसा कि मैंने बोला, जो लीफ होती है उसके अंदर में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, और इन्हीं स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना या जो भी ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इसी टाइनी पोर से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी स्टोमाटा। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स दैट इज कॉल्ड एज स्टोमाटा। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लीव्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। देखिए कैसे, जैसे ये मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ये इसकी लीफ पार्ट है। क्लियर है जी? लीफ में ये टाइनी पोर्स हो गए, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपको, ठीक है, टाइनी पोर्स ये मैंने बड़ा बनाया है, बेसिकली बहुत ही छोटे होते हैं, आपको दिखे इसलिए टाइनी पोर्स। अब ये नहीं कि कल को कहना सर आपने तो बहुत बड़ा बना दिया था, बेटा वो छोटा ही है, आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया है इलाज के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। क्लियर है जी? अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए बाहर में यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा, लीफ के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही कम, तो मूवमेंट कहां से होगा? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन। अब आ जाइए रूट में। रूट में यहां पे जो फाइन हैंगे रूट हेयर्स, यहां पे नीचे जो लेयर है जहां पे सॉइल है, यहां पे H2O का कंसंट्रेशन ज्यादा, रूट हेयर में H2O का कंसंट्रेशन कम। मूवमेंट कहां होगा? हाई टू लो। यहां पे भी क्या होगा? डिफ्यूजन। फिर ये वाटर आपके रूट में आ जाएगा, रूट से जाइलम वेसल इस वाटर को कैरी करके ले आएगी आपके कहां पे बेटा? लीफ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? C6H12O6। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोला बेटा? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के केस में हो क्या रहा है? एटमॉस्फेयर से मिला 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपने नीचे से ले लिया धरती से, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट बना क्या बेटा जी? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो बाहर लिबरेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस होती है केवल बेटा जी डे टाइम में। इस टाइम में होगी डे टाइम में। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो यहां पे बताइए अंदर क्या जा रहा है? अंदर क्या जा रहा है? कौन डिफ्यूज होके अंदर जा रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके अंदर जा रहा है, और कौन, जैसे ग्लूकोज बन गया, इसके साथ साथ में ऑक्सीजन बनता है 6 मॉलिक्यूल्स, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और ये आपका 6H2O
ये भी कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये बेटा बाहर में क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस की बात आती है, जब कभी भी फोटोसिंथेसिस की बात आएगी तो लीफ में स्टोमाटा की मदद से डिफ्यूज इन होगा, अंदर पहुंचेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और डिफ्यूज बाहर, बाहर कौन निकलेगा, तो डिफ्यूज आउट, जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो निकलेगा बेटा जी ऑक्सीजन। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो जो अंदर आएगा और जो बाहर आएगा, फोटोसिंथेसिस कब होता है बेटा जी, डे टाइम में। कब होगा, तो यहां जो ऑक्सीजन बेटा लिबरेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल जाता है, कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, लीफ के अंदर में ही पाया जाएगा। और ये ऑक्सीजन कुछ, जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हो गए, तो मैं लिख देता हूं सम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, कहां रहेगा बेटा, सम ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्लांट लीफ इटसेल्फ, leaves itself, that will break ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यानी कि जो ग्लूकोज को ब्रेक करने में मदद करेगा, यानी किस चीज में मदद करेगा बेटा, रेस्पायरेशन में। पूरा का पूरा डिफ्यूज होकर बाहर नहीं निकलता है, कुछ जो होगा उस लीफ में ही रह जाता है, और वो जो है बेटा किस चीज में मदद करता है, रेस्पायरेशन में। किसमें मदद करेगा, रेस्पायरेशन में। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को छोड़ के मैं वहां पे रेस्पायरेटरी रिएक्शन लिख लेता हूं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बेटा फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होती है, जहां पे डिफ्यूज इन करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, डिफ्यूज आउट करके आपका ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। पूरा का पूरा ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होगा उस पार्टिकुलर ऑक्सीजन का उसके अंदर में पाया जाएगा, और वो रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसको अच्छे तरह से आपको समझाता हूं। चलिए दोस्तों, तो मैंने जैसा कि बोला कि बेटा आपका अगर लीफ की बात होगी तो लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होती है और लीफ में ही रेस्पायरेशन होता है। लेकिन बेटा फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होगी और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन आपका रेस्पायरेशन दिन में भी होगा और रात में भी होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो बाहर से अंदर जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके, और बाहर निकलता है आपका ऑक्सीजन। इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो बेटा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर में आया तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना, और बाहर में क्या निकला, एटमॉस्फेयर में लिबरेट हुआ आपका ऑक्सीजन। बेटा पूरा ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता है, कुछ ऑक्सीजन लीफ में ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि वो बेटा इसको तोड़ने का काम करेगा, और तोड़ेगा तभी एनर्जी बनेगी। देखिए यहाँ पे यही ऑक्सीजन, ग्लूकोज है यहाँ लीफ में, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज को तोड़ा, तो बाहर में क्या निकलेगा बेटा जी, बाहर में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब रेस्पायरेशन होगा तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के उल्टा भी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा का पूरा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, कुछ ऑक्सीजन लीफ में ही मौजूद रहेगा, क्योंकि वो कराएगा रेस्पायरेशन। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट। बाहर निकल रहा है तो डिफ्यूज आउट बोल दिया इन एयर,
अगेन इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, यहां पे देखिए, यहां पे ऑक्सीजन जो एयर में गया है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को फिर लीफ के अंदर में पहुंचाया गया है, तो इसने इस ग्लूकोज को तोड़ा है, तो ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल्स दे रहा है। तो बेटा जो चीज यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हुई है कहां पे, एटमॉस्फेयर में, वो फिर से यूज हो रही है लीफ में, क्या करने के लिए बेटा जी, लीफ के अंदर में ली जा रही है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यही कह रहा है अगेन इन डे टाइम, डे टाइम की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुआ इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो यहां जो बाहर में यानी एटमॉस्फेयर में क्या गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकला है ये क्या करा रहा है, रेस्पिरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ये रिएक्शंस डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जब लीफ लेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ आपका एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है 0.03, जिसकी वजह से बेटा जी क्या होगा, एयर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। द नेट गैसियस एक्सचेंज इन लीफ ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम में अंदर क्या जा रहा है, देखिए अंदर क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन कर रहा है, और बाहर क्या जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट फोटोसिंथेसिस के समय में। लेकिन रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, तो रेस्पिरेशन सिंपली अंदर क्या जाएगा, डिफ्यूज होके, बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, सिंपल मूवमेंट हुआ, हाई टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, ऑक्सीजन आ गया सेल के अंदर। अब यहाँ पे स्टोमाटा की मदद से, ये याद रखिएगा, यहाँ पे भी स्टोमाटा की मदद से हो रहा है, यहाँ भी स्टोमाटा की मदद से हो रहा है। जैसे ही ये अंदर आया, यहाँ पे इसे मिला ग्लूकोज, और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज, इसको तो मुझे तोड़ना है, ग्लूकोज को तोड़ डालेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो जब बात पूछेगा कि नाइट टाइम में, नाइट टाइम में रेस्पिरेशन तो हो नहीं रहा है, सॉरी फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, लेकिन बेटा डे हो या नाइट हो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा, तो बेटा जी रेस्पिरेशन होगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो जो ऑक्सीजन हमें मिला था कहां से, रेस्पिरेशन से नहीं, जो ऑक्सीजन हमें मिला था फोटोसिंथेसिस से, कहां से ऑक्सीजन मिला था, फोटोसिंथेसिस से, गया कहां था, एटमॉस्फेयर में, फिर से इसने वही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया और ग्लूकोज को तोड़ने का काम किया है। क्लियर है जी। तो यही लिख रहा है एट नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ था दिन में फोटोसिंथेसिस के समय में वही लेगा ये रेस्पिरेशन के समय में। सो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू द लिप्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन के समय में एयर का ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा, जो कि एटमॉस्फेयर में 21% होता है, वो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड अब इसके साथ में ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगा, तो वही रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट। देखिए बाहर में क्या निकल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेट गैसियस एक्सचेंज अगर पूछे लीफ में नाइट टाइम पे, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, दिख रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिफ्यूज इन, ऑक्सीजन का डिफ्यूज इन हो रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। क्लियर कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपका फोटोसिंथेसिस और ये आपका रेस्पिरेशन इंटर रिलेटेड भी है, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है यहाँ पे, अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, डिफरेंसेस को नोट डाउन करिएगा एरोबिक एनारोबिक में। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। प्लांट में लगभग हो चुका है, हम एनिमल्स में कल बात करेंगे। क्लियर है जी।
तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स में जब आपका एग्जाम होगा तो मैं मांगूंगा कि नोट्स कहाँ है, तो इसलिए नोट्स आप बनाते रहें ध्यान के ध्यान।